नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस झांसे में कभी मत पड़ना कि लोग मोदी से नाराज हो रहे हैं और वो मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वे मोदी को बाहर कर भी दे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। ये शब्द, ये बयान उस व्यक्ति का है जिसे 2014 से अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, यानी पीके की, जिन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और टीएमसी जैसे दलों को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जग जाहिर है। साथ ही प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल गांधी इस भ्रम में है कि मोदी के सत्ता में रहने तक ही बीजेपी मजबूत है, और यही राहुल गांधी की समस्या उन्होंने बताई। प्रशांत यही नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर मोदी को हराना है तो सबसे पहले मोदी की ताकत को जानना होगा। यह समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तभी आप उन्हें हराने के लिए काउंटर ढूंढ पाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस 40 सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह से बीजेपी भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में रहने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल, बीजेपी की तारीफ, राहुल का भ्रम, क्या है पीके के इस बयान का मतलब? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन प्रशांत की भविष्यवाणी बीजेपी को खुशी देने वाली, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है बीजेपी के लिए, क्या ये खुशखबरी? क्या दशकों तक रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का राज? क्या प्रशांत की भविष्यवाणी से टूटेगा राहुल गांधी का भ्रम, जिस भ्रम का जिक्र वो करते नजर आए और जिसे उन्होंने राहुल गांधी की समस्या तक बता दी? मोदी की लोकप्रियता क्या हो पाएगी कम? ये भी बड़ा सवाल। बीजेपी के भविष्य को कैसे देखती है कांग्रेस? क्यों बीजेपी की तारीफ कर रहे प्रशांत किशोर, और क्या प्रशांत फिर से थामेंगे बीजेपी की चुनावी कमान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता सैफ खान मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी सर। यूपी प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी से नीरज राय भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सैफ जी आपके साथ करना चाहूंगी। राहुल गांधी के भ्रम का उन्होंने जिक्र किया, उनकी समस्या का पीके ने जिक्र किया। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दिल तोड़ देने वाला पीके का यह बयान किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो है मौका मिला। वही प्रशांत किशोर जी का जो बयान सामने आया है, देखिए वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, और अलग अलग पॉलिटिकल कंपनी उसके लिए पॉलिटिकल जो हमारे देश में यूनिट्स है, उनके लिए जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आपने अभी ममता बनर्जी के साथ में देखा था, फिर 2014 में मोदी जी के साथ में देखा था। तो ये अपनी तरफ से जो सुझाव देते हैं, इनकी अपनी इनकी कंपनी है, स्पेसिफिकली जो इनको कंपनी चलाती है, खुलेआम ये अपने आप रिक्रूटमेंट्स वगैरह उसमें भर्ती करते हैं। इनका काम ही जो है एक एज अ प्राइवेट कंपनी जो है वो चलाने का है। तो ये जो बयान आते हैं, ये जो बयान आ रहे हैं जिसमें ये लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके इंडिविजुअली जो है उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे के ऊपर जो इन्होंने बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था तो लोग ये सोचते थे कि हमें कभी भी अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलेगी, मगर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष किया, और बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट फाइटर्स थे जो है हमारे देश के लिए जो है उन्होंने कोशिशें की, और फाइनली जो है हमने देखा कि अंग्रेज जो है हमारा देश जो है वो छोड़ के चले गए। रही बात जो है लोकप्रियता की, अगर ये बात करते हैं मोदी जी की, अगर ये बात करते हैं, तो मैं उनको ये पॉइंट आउट करके साफ साफ ये बताना चाहता हूं, जो गुजरात में अपनी विधानसभा मोदी जी नहीं बचा पाए,
या अमित शाह जी अपनी विधानसभा गुजरात में नहीं बचा पाए और फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है लगातार गिरता रहा। तो कौन सी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं? वो 2014 के या फिर आप जो वापस ही जो रिवीजन उनको हुआ है लोकसभा में, वो झूठों के ऊपर हुआ है, झूठी बात के ऊपर हुआ है। आपको याद होगा 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आपको याद होगा अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, वो अलग बात आपको है। याद होगा लेकिन स्मार्ट सिटीज बनाई ठीक है, जाएंगी। आपने कहा आपको याद पॉलिटिशियन तो होगी है बहुत नहीं, सारी ऐसी बातें ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन तमाम सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से 10 कदम आगे वो नजर आते हैं। जब जब जो वो भविष्यवाणी करते हैं काफी हद तक वो सही साबित होती हुई नजर आती है। इस वजह से क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप उनके इस बयान को कोई महत्व नहीं दे रहे? आपको नहीं लगता कि इसमें कोई भी वजन है या दम है? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं, उनकी प्रशांत किशोर की अपनी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। वो प्राइवेट कंपनी जितनी भी पॉलिटिकल एजेंसीज है सबके पास अपने टेंडर्स लेके जाती है कि भाई हमें जो है हम आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाएं। लेकिन सर वो आपके साथ भी तो काम मोदी कर जी के चुके हैं ना, इन्फ्लुएंस कांग्रेस के साथ भी वो काम कर 2014 चुके में तो हैं। काम इस कर वजह चुके से हैं। कांग्रेस को बारीकी से वो समझ रहे हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं सलाह देते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि उस सलाह पर आपको काम करना है नहीं करना है वो आपकी कॉल है, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी मौजूद है। रवि जी, प्रशांत किशोर के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए, वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने वाले एक रणनीतिकार के तौर पर पिछले काफी वर्षों से भारतीय राजनीति की जमीन पर हल चला रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभी पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन हुए उसमें वो तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, बिल्कुल। और उसके बाद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार बने और जो परिस्थितियां पंजाब में रही उसके बाद हमने दिल्ली में जो मॉनसून सेशन में कांग्रेस की रणनीति देखी विपक्षी एकता को लेकर, तब तक भी ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ही कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं। और अभी हमने लेटेस्ट कन्हैया कुमार की जो कांग्रेस में एंट्री देखी, तब भी ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की डूबती नैया। और देखिए, कन्हैया कुमार ने तो अपने इंडक्शन के समय कह भी दिया कि मैं इसलिए आया हूं कि ताकि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो रही है उसको डूबने से बचाया जाए। तो बहरहाल इतिहास में ज्यादा नहीं जाएंगे। जो बयान जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं पीके के या प्रशांत किशोर के, उसके दो हिस्सों में मुझे लगता है उसको तोड़कर देखना चाहिए। एक तो जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद जिस तरह 40 साल तक देश की सत्ता पर मजबूती के साथ काबिज थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज के पॉलिटिकल परिदृश्य में भारत में है। तो ये कोई ऐसा बयान नहीं है जो जिसको बोलने के लिए किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत हो। वो हमें 2014 के बाद फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो उभार है उसके आधार पर सबको दिखाई देता है। वो उसके लिए कोई बहुत ये बयान देने के लिए कोई बहुत सोच समझ और बहुत गांभीर्य की जरूरत मुझे लगती नहीं है। ठीक है कि वो प्रशांत किशोर के मुंह से निकला है, वो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है। तो जो स्थिति सामने है उस पर तो हम एक बार को छोड़ दें। जो दूसरा पार्ट उनके बयान का है वो थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि देश की जनता आनन फानन में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, और राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वस्तुस्थिति क्या है। तो ये जो उनके बयान का जो पार्ट है, मुझे लगता है पूरे देश को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहली बार 14 में तो देश की जनता धोखा खा करके मोदी सरकार को ले आई, 15-15 लाख रुपए का वादा जो किया था। लेकिन भाई साहब, एक बात का जवाब दीजिए कि पूरे 5 साल 15 लाख नहीं मिल पाए जिस जनता को, 2019 में आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के 6,000 के मुकाबले 72,000 रुपए देने का, यानी 12 गुना रुपया देने का आपने वादा किया। तब जनता क्यों झांसे में नहीं आई, उसको 6,000 क्यों पसंद आ गए? जो 15 लाख नहीं मिले थे जिसके वादे से, उसके 6,000 पर वोट डाल दिया
और पिछले से ज्यादा सीटें 303 सीटें पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिला दिया और आपकी पार्टी के 72,000 का जो वादा था सबको न्याय वाला वो समझ में नहीं आया। तो इसके पीछे क्या गणित रहा है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अब लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जैसे जिस तरह से रिगिंग होती थी चुनाव में, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, पॉलिटिकल जागृति बढ़ी है और जैसे तैसे इस देश में हंग पार्लियामेंट की जगह एक निश्चित क्रम वाली एक सशक्त सरकार बनी है। तो ऐसे में यह जरूरी है कि आप अगर उस पार्टी को हराना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उसकी जो ताकत है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। रवि पाराशर जी, आपसे मैं इस बात में जो आप नहीं पहचान रहे। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में भी मैं समझना चाहूंगी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ऐसे में टीएमसी के पक्ष में हवा बनाने की ये रणनीति मानी जाए या फिर राजनीति की ईमानदारी के साथ विश्लेषण की स्थिति के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, पीके का जो पूरा उनका जो काम है, उनकी जो विशेषज्ञता है, जाहिर है कि वो रणनीतिकार हैं। तो उनका ये जो बहुत कैटेगोरिकल घुमा फिरा के कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, उसमें मोदी सरकार, बीजेपी की लोकप्रियता की बात कही गई है, राहुल गांधी का बिल्कुल खुल करके जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल बयान है। जिस तरह से अभी वो कांग्रेस को परख रहे थे, मुझे तो याद है दिल्ली में मॉनसून सेशन के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अचानक एक विपक्षी पार्टी की सुबह सुबह रैली बुलाई और उसके बाद फिर सारे नेता साइकिल लेकर के पार्लियामेंट की तरफ कूच जिस तरह से किया, तो मुझे लगा कि प्रशांत किशोर की बातों को कांग्रेस तवज्जो दे रही है। देखिए, प्रशांत किशोर के इस बयान का एक पॉलिटिकल मीनिंग तो ये निकाला जा सकता है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस से अब बन नहीं रही है, वो डिस्टेंस कुछ बढ़ी है, तो एक खिन्नता अवश्य उन्होंने ये बयान दिया हो। लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको अगर हम प्रशांत किशोर को माइनस कर दें तो मुझे लगता है एक साधारण सा वक्तव्य है। और कोई भी जो पॉलिटिकल समझ थोड़ी सी भी रखता है, पॉलिटिकल जागृति जिसके मन में पॉलिटिकल चेतना, राजनीतिक चेतना थोड़ी सी भी है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसको एग्जैजरेटेड कहा जाए। बहुत स्वाभाविक सा बयान है। ठीक है, टीएमसी की तरफ से नीरज राय भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, इस बयान को विपक्षी दलों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए शिल्पा जी, स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर के इस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि वो क्या सोचकर उस पर बोले हैं। पहले तो सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी 7 सालों में देश का सत्यानाश करके रख दी और उसको अब ये सोचा जाए कि अगले कई दशक तक यह सत्ता में बनी रहेगी, यह कहीं से भी गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। और 40 सालों की जो जिक्र हमारे बड़े भाई रवि जी कर रहे थे, पराशर जी, कि 40 साल में कांग्रेस या 70 साल में जो भी दल रहे हैं, उन्होंने देश की संपत्ति को बढ़ाने और बचाने और बनाने का काम किया है। पिछले 7 सालों में देखा जाए तो ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं उस बयान को। जी, रवि पाराशर कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि जी, मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई दशकों तक सत्ता में बनी रहेगी। आपकी बात उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिक्स के केंद्र, चाहे वो हारे या जीते, राजनीति के केंद्र में रहेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। नीरज भारत, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं, उस बयान पे आ रहा हूं। मैंने बयान उनका पूरा पढ़ा है प्रशांत किशोर का। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि अगर जनता मोदी जी को हटा भी देती है तो दशकों तक भारतीय जनता पार्टी बनी रहेगी। ये तो स्वाभाविक सी चीज है कि जो 7 साल में सबको रेतने का काम कर रही है पार्टी, ये तो साधन और संसाधन को लेकर तो उपस्थिति दर्ज कराएगी ही कराएगी दशकों तक। ये तो जाहिर सी बात है। रही बात यहां पर कि कैसे आएंगी, आज भारतीय जनता पार्टी, आजाद भारत की ऐसी सरकार हो गई है दूसरे कार्यकाल में कि जनता खुद चुनौती बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पर बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री बेचने से लेकर कोरोना में देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी, जब यहाँ पे 60 और 70 रुपया पेट्रोल हुआ करता था तो ये लोग पेट्रोल के लिए और गैस के लिए रोड पे उतर कर नारेबाजी करते थे, और आज ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। आप लोग जबरदस्त वापसी कर पाए हैं अंदर सांप्रदायिक नीरज राय बिगाड़ने के अलावा, और आज आप उन्हीं प्रशांत किशोर के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते?
जिनके दम पर आपकी वापसी हुई? अब आपको एक चीज और बता दूं आपको, आऊंगे अरविंद जी, आपके पास भी आऊंगी। एक बार नीरज जी अपनी बात पूरी करें। वही घिसी पिटी बातें आप लेके मैं हर आपको विषय एक पर चीज और बैठते बता हैं। दूं, सुन लीजिए डे 1 से लेके फाइनल रिजल्ट तक बंगाल में आने तक आपके भी चैनल पे रहा, मैं यही बोलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए यह घिसी पिटी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यही बता दे कि केंद्र सरकार या इनके शासित लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों के द्वारा बंगाल से बेहतर कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पहले इस पर बता देना भारतीय जनता पार्टी। नीरज जी, आप प्रशांत किशोर के इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे, यूं ही बोल दिया उन्होंने, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। नीरज, भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर के इस बयान को? इसको खारिज नहीं कर रहा हूं, खारिज नहीं कर रहा हूं शिल्पा। अब देखिए पॉइंट वाली बात आई है, मोदी जी के सामने राहुल गांधी की जो स्थिति है, सुन लीजिए, मोदी जी के सामने जो राहुल गांधी जी की स्थिति है उस पर प्रशांत किशोर जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी को आपके प्रधानमंत्री जी को कोई लड़ाई नहीं दे सकता। देश जान रहा है ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है कि अगर मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी है। वो अब तक नहीं कर पाए हैं, तो दीदी इसमें आगे आ रही है। मेरी बात आप तक पहुंची? वो तो देश की जनता ही नैरेटिव क्रिएट कर चुकी है। बंगाल के चुनाव ने भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जादूगर का जादू कैसे फुस हुआ, और एक जन नेत्री ने कैसे वहां पर तीसरी बार सत्ता में आने का काम किया। अरविंद जी, अब आपके पास आते हैं। बंगाल चुनाव में पानी पी पी कर प्रशांत किशोर जिस बीजेपी को कोसते नजर आए, आज उसी बीजेपी की तारीफ, क्या बयान, क्या इस बयान के क्या मतलब निकाले जाए, तारीफ क्या कहती है? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी करूं उसके पहले मैं नीरज जी को सुन रहा था और आज मुझे पता चला कि नीरज राय जी उत्तर प्रदेश के टीएमसी के अध्यक्ष हुए हैं। वैचारिक विभिन्नता अलग बात है, मतभेद, लेकिन एक मित्र के नाते मैं तो सबसे पहले उनको बधाई दूंगा कि अध्यक्ष हुए हैं। अध्यक्ष पद मिलने की नीरज जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अच्छा काम करेंगे अपने पार्टी के भावनाओं के अनुरूप। अब मैं आता हूं आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब देने के लिए। देखिए, रवि पराशर जी ने बहुत विस्तार से और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण किया है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए उस बात पे। जहां तक पीके की बात है, प्रशांत किशोर जी की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मजे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनावी समझ रखते हैं, नीतियों की समझ रखते हैं। तो जो उन्होंने बात कही है, राजनीतिक पार्टी के नाते हमें उसमें से अपना अर्थ निकालना चाहिए और उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि बढ़त ले रही है और 40 वर्षों तक लेती रहेगी, तो हम पीके के बयानों पे केवल खुश होने वाले नहीं हैं। हमारा दायित्व तो और भी बढ़ जाता है कि हमारी जहाँ पे सरकारें हैं और भी हम जी जान से काम करें और संगठन क्षमता को बढ़ाएं, और जैसे हम जनता से जुड़े रहते हैं उस जुड़ाव को हम और भी बढ़ाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रसन्नता से ज्यादा दायित्व बोध का विषय है। दूसरा, कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस भी आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धीरे धीरे कांग्रेस का स्तर भी बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक गया कि सत्ता के बाद भी वो 40 साल तक, स्वतंत्रता के बाद भी 40 साल तक वो सत्ता में रही है। तो उससे चाहे तो कांग्रेस सीख ले सकती है कि क्या कमियां थी कि सत्ता से बाहर गई और क्या करना चाहिए कि जनता की मनपसंद बने वो। अब ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सीख ले या उनको खारिज कर दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप कह रही थी कि राहुल गांधी की ये समस्या है कि वो किसी की राय नहीं सुनते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं व्यक्तिगत उन पे हमला नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी जी की कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी की समस्या राहुल गांधी है। आप बताइए, जिस पार्टी में कोई फुल टाइमर अध्यक्ष ना हो, बिना अध्यक्ष रहे सारे डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हों, जिस पार्टी में जो पार्टी 4-5 वर्षों से एक अपना फुल टाइम अध्यक्ष नहीं खोज रही हो और वो प्रशांत किशोर के टिप्पणी पे नाराज हो जाए, नहीं भारत का नेतृत्व तो हम ही करेंगे, तो इस खुशफहमी को मैं क्या कहूँ, मुबारक हो कांग्रेस को इस खुशफहमी, और ये खुशफहमी बहुत उसके लिए घातक होगी। हमारे लिए तो मैं बहुत सीना चौड़ा करने की बात नहीं है,
हमारे लिए दायित्व बोध का बात है। हम अच्छा कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे और भी अच्छा करें, और भी जनता का सेवा करें, और भी संगठन विस्तार करें, ताकि हम लंबे समय तक जनता की सेवा ऐसे ही और बढ़िया तरीके से कर पाए। ठीक है, सैफ जी जवाब दीजिए। यानी कि आप खुशफहमी में जी रहे हैं और प्रशांत किशोर की इस नसीहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। देखिए, प्रशांत किशोर जी को 2017 में वो हमारे साथ में थे। अगर वो इतने मजबूत स्ट्रैटेजिस्ट होते तो 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार होती, या बाकी की जहां जहां पे उन्होंने सलाहकार दी थी वहां पे जो है कांग्रेस की सीटें बढ़ती। ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रशांत किशोर ने अगर कह दिया है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो मंझेवे स्ट्रैटेजिस्ट हैं और यहाँ पे जो है वो सलाहकार देते हैं, मगर उनको कोई भी हायर जो है, कोई भी पॉलिटिकल जो एजेंसी है या कोई भी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल आपकी यूनिट है, वो कभी भी हायर कर सकती है। तो ये जो बयान सामने आते हैं, आपको याद होगा अभी लखीमपुर के ऊपर भी जो बयान दिया था प्रशांत किशोर ने, उस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि आप ये अपने बयान जो है ये अपने पास रखिए, हमें आपकी सलाह की जो है या सर्टिफिकेट की जो है वो जरूरत नहीं है। आप अगर आप अभी हम ये भी सुन रहे थे कि साहब जो है 2019 में क्यों आ गई ये सरकार जो है, जब ये झूठे वादे किए गए थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि पुलवामा का बहुत बड़ा जो है एक हमारे देश में हमारे देश में जो है जवान बहुत सारे शहीद हुए थे। उस शहीद होने से पहले होम मिनिस्ट्री से हेलीकॉप्टर्स मांगे गए थे, जो है उन्हीं जवानों ने जो है, मगर उसको मना कर दिया गया जबकि रेड अलर्ट था, और मगर वो जाने दिया और ये सब घटना घटी। और ये जब घटना घटने के बाद जो है हमारे जब जवान शहीद हो गए थे, तो उसका बेनिफिट जो उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश में जो है, हमारे देश में जब ये देखा जाता है कि साहब जो है हमारे देश पर अटैक हो रहा किसी भी कंट्री की तरफ से, तो एक एक्शन जो है सब लोग एक तरफा हो, जल्दी से बोलिए। आप इजाजत दे तो एक लाइन जोड़ना उसका चाहूंगा। बेनिफिट जो है, अरविंद जी स्पीच कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक मिनट सैफ भाई आप बोल लीजिएगा, एक लाइन में बोलना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कभी भी मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करती है। आज जब हम पीके पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये पुलवामा पे चर्चा कर रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ था। भाई साहब, पुलवामा में जो हुआ था उसके बदले में हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा था, और आपने सेना से और सेना के जवानों से और एयरफोर्स से सबूत मांगा था, और देश के जनता ने उसका आपको जवाब दिया था, जवाब मिला था। आदमी अपनी गलतियों से सीखे, पार्टी अपने गलतियों से सीखे तो सीख सकती है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो सीखने के लिए कभी तैयार नहीं रहती है। सेना से सबूत मांगने वालों और पाकिस्तान से हाँ में हाँ मिलाने वालों आपको जनता ने जवाब दिया है, फिर भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। बिना बुलावे के पहुंच गए थे। सैफ खान, ऐसे में सवाल यहाँ पर उठता है कि ठीक है, आपने अभी कहा कि हमें किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सलाह जब दी जाती है, आत्ममंथन आप लगातार कर रहे हैं, आप मुझे फिर इस बात का जवाब दीजिए, फिर कांग्रेस आखिरकार क्या कमी रह जाती है कि सिमटती जा रही है? क्यों आखिरकार बार बार जनता कांग्रेस को अस्वीकार कर देती है? आपने कभी इस पॉइंट पर गौर किया है, विश्लेषण किया है? शिल्पा जी, मैं अपनी बात का सबसे पहले जो है खत्म करना चाहूंगा। जब मैंने पुलवामा की बात की तो मैंने बताया कि उन जवानों ने हेलीकॉप्टर्स मांगी थी, होम मंत्रालय ने मना कर दिया। तो होम मंत्रालय किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर जो है जाहिर सी बात है, कहते हैं कि हमने अटैक कर दिया। साहब, जवानों की फैमिलियों ने पूछा है कि कितना होम मंत्रालय ने राहुल गांधी को कहा था क्या कि आप पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाओ? ये क्या गृह मंत्रालय ने कहा था? एक बार वापस से पीके के बयान पर आते हैं। प्रशांत किशोर ने जो कहा, जो चेतावनी दी या जो भविष्यवाणी की, वो किस हद तक सही साबित नजर आएगी या उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई नजर आती है? रवि पाराशर जी कुछ कहना चाहिए, जल्दी से सर। शिल्पा जी 10 सेकंड लूंगा मैं केवल। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पुलवामा, ये बड़ा अजीब सा डिस्कोर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हाँ। आप 19 की जीत का श्रेय पुलवामा को दे रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बांग्लादेश पर जब इंदिरा गांधी सरकार थी, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके 13 दिन के युद्ध में बांग्लादेश बनवा दिया आपने। यही तो बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। अब तो जीत पक्की है।
उसको सस्टेन जवानों को शहीद करवा के जीत पक्की का बयान ठीक है दिया सर। जाता है कर्नाटका से, उसको भूल गए क्या बयान को? अरे मेरी बात क्यों नहीं तो सुन वो रहे? बयान था। बयानबाजियों की नहीं है यहाँ पर सर। ठीक है, मूल मुद्दे पर आते हैं सर। प्रशांत किशोर के बयान पर, उनकी भविष्यवाणी पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल मेरी मजबूरी यहाँ पर आप सभी को मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी। चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर। उन्होंने बीजेपी को लेकर जो भविष्यवाणी की, ऐसे में सवाल ये कि क्या ये भविष्यवाणी बीजेपी को खुशी देने वाली, क्या दर्शकों तक रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का राज? क्या प्रशांत की भविष्यवाणी से टूटेगा राहुल गांधी का भ्रम? मोदी की लोकप्रियता क्या हो पाएगी कम? बीजेपी के भविष्य को किस तरह से देखती है कांग्रेस, और क्यों बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो भी यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले? आज इन्हीं तमाम सवालों की जवाबों को हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए सैफ खान, आप ही के पास आऊंगी। पीके ने ये साफ कहा, ये स्पष्ट किया कि अगर मोदी को हराना है तो उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है, इसे जानना होगा। क्या कांग्रेस ये जान पाई है? क्या उस पर काम किया जा रहा है? फिर आप ये बोलें, जिस झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 या 2019 का, जो मैंने आपको सच्चाई बताई है कि पुलवामा का जो ये केस हुआ था, जो हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हुआ था, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को जो है, जो मौतों के ऊपर जो है कर्नाटका से जो है ये बोल रहे थे अब तो हमारी जीत पक्की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। लेकिन फिर बार बार जनता बीजेपी को ही क्यों चुन रही है? क्या कांग्रेस ने इस पर सोचा है सर? ऐसा क्या कारण है, वो क्या फैक्टर है, वो क्या यूएसपी है जिसे बार बार बीजेपी भुना रही है? आप उस पर प्रहार क्यों नहीं करते? देखिए, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है। आज देखिए देश में क्या हालात क्या है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, सर्विस टैक्स बढ़ गया, मेट्रो के फेयर्स जो हैं, मेट्रो के दाम भाई, जो आपसे जो बढ़ दिए प्रश्न गए। पूछा गया है, जरा सब्जियों उसका के जवाब दाम जो है दीजिए, वो बढ़ दिए मुद्दे गए। से भटकिए मत। गैस सिलेंडर जो है उसके दाम जो है वो बढ़ा दिए गए। साहब तो भाई, क्यों नहीं आपसे है? जो प्रश्न पेट्रोल किया और गया है डीजल जो उसका है, जवाब दीजिए, पेट्रोल और मुद्दे डीजल से जो है वो भटकाइए मत आसमानी डिबेट 40% के को। ऊपर जब जो है महंगाई वो पे तो चर्चा दिखाई दे होगी, रहा तो है, उस दिन लेकिन क्यों ऐसे दिखाई में दे? सवाल फिर सैफ जी ये भी तो खड़ा होता है ना। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो ये विपक्ष की कमजोरी नहीं तो फिर क्या है कि प्रभावी तरीके से आप महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच में नहीं रख पा रहे हैं, बीजेपी को बिल्कुल रखा है, नहीं घेर पा रहे हैं। बिल्कुल शिल्पा जी, हमने बिल्कुल रखा है, जिसका मौजूदा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। आपको छत्तीसगढ़, मैंने राज्य बताए आपको, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पे हमारा वोट शेयर बढ़ा है। और मैं ये साथ साथ में ये बताना चाहूंगा, लोकप्रियता की अगर आप बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का, और जहां पे ये सरकार चला रहा है, मैं इसके बारे एक में एक बता करके, देता एक एक हूं। जहां पे जो है खुद फुल तौर के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी आई हो। क्या आप कुछ मुझे भी बताइए ना, कुछ जितने भी बोले इनके- जा रहे हैं, आपने कुछ बंगाल भी में बोले जा का रहे एग्जाम्पल हैं। देखा साहब जाए, भाई, आप आपने कुछ भी पंजाब बोले में जा रहे देखा हो, जो है, जहां से आप जो है, कुछ भी बोले तीन- जा रहे तीन सीट के हैं। ऊपर रह गए। राजस्थान में आपकी घबराहट सरकार है, आती वहां आप मुझे क्या भारतीय कर जनता रहे पार्टी की हैं? घबराहट वहां जो रोज है, जूतम वो पैजार चंद्रबाबू होता नजर है। आती है। साहब कोई पंजाब में आपकी सरकार है, वहां क्या कर रहे हैं? रोज तू मैं होता है। किसान जो है, कैप्टन वो के सड़क जाने के के ऊपर बाद जो है, भी वो, आपके उनकी डेथ अंदर हो की गई लड़ाई है। बंद नहीं हुई सरकार जो है, है। सिर्फ महाराष्ट्र ऑपरेट में के ऊपर आपकी चल रही है, सरकार ये है, सच्चाई वाली वहां बात आप क्या है। कर रहे अरे साहब, अगर हैं? आप वहां बीच पे में गृह तो मंत्री फिर ऐसा ठीक है, बैठाया सैफ खान, था आपके मुताबिक पर डे भारतीय 100 जनता करोड़ पार्टी की जो बार वसूली बार में जीत लगा कराती हुआ है था। सिर्फ और सिर्फ झूठ के दम यकीन मानिए पर, इस तो चीज फिर आप ये का, बताइए, किसानों की आपका आप ये सच देख हर लीजिए बार ना, क्यों किसानों हार की जाता है? हमारे राहुल देश की गांधी 70% आपके सच आबादी को हर जो बार है, क्यों हारने देते क्या हैं? हालात कर रखे हैं, ये देखिए आप। सैफ जी, तो शिल्पा जी, देखने की जरूरत है इस वक्त जो है। इनका टाइम और पूरा हो गया। जनता पे ये हमें डिबेट पूरा में भरोसा काफी और समय ले यकीन रहे है हैं। जवाब कि मुद्दे ऐसी का देना अंधी नहीं और है। बहरी और सरकार केवल से डिबेट को जो ये है वो भटका रहे हैं। छुटकारा पाएंगे। और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में तो सफाया होने जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस इस बिल्कुल, हद तक इस समय सफाया होने कॉन्फिडेंट जा रहा है नजर आ रही भारतीय है। जनता रवि पाराशर पार्टी जी, का इसे कांग्रेस का सफाया कॉन्फिडेंट माना होने जाए जा या रहा फिर है ओवर कॉन्फिडेंट? के ऊपर से। देखिए, भारतीय संत परंपरा में एक बड़ा प्रचलित सा कथन है जो आपको याद होगा शिल्पा, हाँ, और उसको आज भी हम लोग कोट करते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और तुलसीदास और बाकी जो संत परंपरा के और दूसरे ग्रंथ हैं, वहां भी खलनायकों की और दुष्टों की वंदना पहले करने का एक रिवाज है। तो कांग्रेस क्या अपनी सनातन परंपरा, अपनी संत परंपरा को भूल चुकी है कि जो शिक्षाएं थीं? अरे भाई, निंदक उन्होंने अगर आलोचना की है तो आलोचक तो हिंदी साहित्य विधा में एक बड़ा सम्माननीय पद होता है। आप आ रही नहीं उनकी आपके पास बात। आलोचना क्यों कर रहे हैं?
उनकी बातें सुनिए और उनको उन पर मुझे थोड़ा सा शिल्पा 1 मिनट दीजिए। बोलिए सर, मैं this is थोड़ा your time. पीछे Please take your लौटूंगा। time. कांग्रेस में जो कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट जो हुई वो 1969 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। तो कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनके खिलाफ प्रधानमंत्री होते हुए भी इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन किया, अंतरात्मा की आवाज का नारा दिया और फलस्वरूप हुआ ये कि इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। उसके बाद कांग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ, उससे पहले भी विभाजन हुए और 69 के विभाजन के बाद 70 बनी। बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं मैं, क्योंकि पुलवामा का जिक्र हुआ है। 1971 में जो चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजयी हुई और 71 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान को महज 13 दिनों की युद्ध में भारत ने घुटनों पर ला दिया, उनके 90,000 से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर करा दिया, पाकिस्तान को बांट दिया। इतना बड़ा एक राष्ट्रवादी विचार कांग्रेस के साथ इतनी बड़ी घटना जो हुई, उसमें इंदिरा गांधी बहुत बड़े मतलब ताकतवर नेता के तौर पर उभरी। लेकिन क्या कारण है कि ये जो कांग्रेस के प्रति देश का जो प्यार था और सर्वाधिक उभार पर था 71 में बांग्लादेश बनने के बाद, वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाए ये लोग? जब पुलवामा की बात करते हैं आप कि पुलवामा की वजह से बीजेपी भारी बहुमत से जीत गई, तो आपने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उस सेंटिमेंट को आपने पॉलिटिकली क्यों सस्टेन क्यों नहीं कर पाए आप लोग? इसलिए नहीं कर पाए कि आप अपनी आलोचनाएं हमेशा जो आलोचना करता है उसको आप दुश्मन मानते हैं। और बड़ी बात ये भी है ना रवि पाराशर जी कि चलिए ठीक है, जो कमी रह गई सो रह गई, कम से कम उस कमी पर ध्यान देते हुए उस पर वर्कआउट तो होना चाहिए। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद सैफ खान आप ही के पास आ रही, उसके बाद नीरज राय जी। जल्दी से अरविंद जी एक लाइन। आपने जो बात कही उसमें एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा। उस समय भारतीय जनसंघ विपक्ष की पार्टी होती थी, लेकिन जब बांग्लादेश की ऐतिहासिक विजय हासिल हुई तो हमारे नेता उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम विपक्ष में रहते हुए भी कभी भी राजनीतिक देश हित के मामलों पे हमने कभी राजनीति नहीं किया है, लेकिन आज के ही डिबेट में देख लीजिए, सैफ भाई को पुलवामा तो याद है, लेकिन भारतीय सेना और एयरफोर्स का शौर्य बालाकोट याद नहीं आता है। और यही स्थिति इनके नेता की थी। ये कभी भी सेना के दावे पे विश्वास नहीं किया इन लोगों ने और सेना पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते रहे। तो ये परेशानी कांग्रेस को है, जब तक ये समझेगी नहीं, ठीक है, तब तक सैफ जी से जवाब लेना चाहूंगी। सैफ खान, सवाल बस इतना सा है कि कांग्रेस की जो हैसियत एक समय में इस देश में हुआ करती थी, वो आज कहां गुम हो गई? क्यों जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पा रही? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए शिल्पा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा यकीन दिलाना चाहूंगा जी कि जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक है कि जो है हम जो है कुछ राज्यों में कमजोर पड़े हैं, लोकसभा में जो हमारी सीटें नहीं आई हैं, मगर हम गांधीवादी आप मुझे वैसे ही इन सैफ जी बस आप मुझे इतना समझा दीजिए कि क्या मोदी जी से लड़ने की आप रणनीति बना रहे हैं या वक्त के भरोसे बैठे हैं कि वक्त के साथ एंटी इनकम्बेंसी के साथ आने वाले तमाम मुद्दों के साथ अपने आप सफाया हो जाएगा? बस इतना बता दीजिए। नहीं साहब, जो अपने आप सफाया की चीज नहीं, हम हर मुद्दों के ऊपर जो है जमीन स्तर के ऊपर उतरे हुए हैं। हर छोटी से छोटी बात जो है और सच्चाई बताने में, जो जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी तकलीफ और बड़ी मिर्चें लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जो है इस वक्त जो या सपोर्टर्स को जो है। आपके पास पप्पू जैसा लीडर है, हमें कोई मिर्ची नहीं लगने वाली है, हमें कोई मिर्ची नहीं लगने वाली है। आप इस खुशफहमी में खुश रहिए, हमें क्यों मिर्ची लगेगी? हमें ये सवाल इसलिए था सैफ खान क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो विपक्ष का भी उतना ही मजबूत रहना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी मैं। नीरज राय जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी दिस इज योर टाइम नाउ, बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए शिल्पा जी, हाँ आपने बहुत बढ़िया कहा कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए ये देश की एक ऐसी सरकार है जो 7 सालों में 700 कर्म जनता की कर दी। देश की एक ऐसी सरकार है कि बेरोजगारों को नौकरी देने से पहले अपने मंत्रियों की भर्ती शुरू कर दी।
यह देश की पहली सरकार है कि जब विपक्ष में रहती है तब भी सत्ता से सवाल पूछती है, और देश की पहली सरकार है जब सत्ता में है तब भी विपक्ष पे ही जिम्मेदारी ठोंकती है। अब इससे बड़ी इस सरकार की दुर्दशा क्या हो सकती है कि सुविधा के हिसाब से ये नियम बनाते हो और अपने सुविधा के हिसाब से ये दोष देते हो। अरविंद भाई साहब बहुत शालीनता के साथ एक चीज बताए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ करी थी। भाई साहब वो वही सरकार रही है जो विपक्ष को मानती थी और विपक्ष को सुनती रही है। भारतीय जनता पार्टी से पहले वाली सरकार ये तो ऐसी सरकार है जो देश में इमरजेंसी लागू किया और पूरे विपक्ष को जेल के अंदर 2.5 वर्षों तक बंद रखा। इंदिरा गांधी की सरकार विपक्ष को मान्यता देने वाली सरकार नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार विपक्ष को इज्जत देने वाली सरकार नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार विपक्ष को कुचलने वाली सरकार थी। एक बार अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अरविंद जी एक बार नीरज जी की बात आ जाए, उसके बाद आपको जो भी आपत्ति है अपने समय में आप बोल सकते हैं सर। हमेशा विपक्ष को वन बाय वन प्लीज, वरना नीरज जी को फिर शिकायत हो जाएगी कि उन्हें प्रॉपर वक्त नहीं दिया गया, उन्हें उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया। अरविंद जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। नीरज जी आपने बोला हमने सुना, हम भी सुन रहे हैं। आपने बोला हमने सुन लिया, अब आप भी तो सुन लीजिए मेरी बातों को। अरविंद भैया बोलिए। आपने इमरजेंसी का याद दिलाया, कम से कम ये तो पता था, सुनिए तो। अरे भैया ये तो पता था कि किसको किसको बंद किया। ये 7 साल से जो अघोषित इमरजेंसी का सामना कर रहा है देश, विपक्षी दल बेरोजगारी से लेकिन फिर आप ये बताएं नीरज राय, प्रशांत किशोर को बीजेपी की तारीफ करने की नौबत क्यों आनी पड़ी? प्रशांत किशोर ने इस हद तक बीजेपी की तारीफ क्यों कर दी? काम नहीं चलता। आपको क्या लगता है? आप लगातार गाली दे रहे हैं, इसका मतलब कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आलोचना के लिए आलोचना करते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लागू किया था, सर मूल मुद्दे पर आते हैं सर। आप करेंगे क्या? इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, मूल मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल किस तरफ इशारा होता हुआ, राजनीति हिंदुस्तान की किस तरफ आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस की और बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी का किस हद तक असर पड़ने वाला है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आने वाली है, इस पर बात करते हैं। थोड़ा दीनदयाल जी पे भी आ जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पे भी आ जाइए। आइए ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो व्यक्तित्व थे जिन्होंने कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हमें तो गर्व है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पे, गर्व है। तो किसकी तारीफ लगती है आपको ये फिर नीरज राय? अरे भैया कुर्बानी की जांच आपने, गर्व नहीं गर्व हमको भी है, लेकिन आप जांच करवा दिए होते जी। वो तारीफ नहीं किए हैं, इसको अपने हिसाब से घुमाया जा रहा है। राहुल गांधी जी से तुलना अगर करी जाए तो आप समझिए इस पर क्या बोल सकते हैं। वो तो बात ही कर रहे हैं। और 85 साल की कांग्रेस भी तो आज चल ही रही है ना, तो भारत के लोकतंत्र में भाजपा भी चलती रहेगी। क्या ये जानबूझकर नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश हुई है प्रशांत किशोर की तरफ से, एक तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए कि भाई देखिए राहुल गांधी तो सक्षम है नहीं मोदी जी से टक्कर लेने के लिए, ममता बनर्जी ही है जो उन्हें टक्कर दे सकती है। और वो हमने देखा अभी बंगाल के चुनाव में जिस तरह से टीएमसी को जीत हासिल हुई। क्या ये जानबूझकर नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश है विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए शिल्पा जी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब जनता में जो पॉलिटिकल चेतना है बहुत ज्यादा हद तक जागृत हो चुकी है। और ये जो नेताओं की जो बयानबाजी है मुझे समझ में नहीं आता। पश्चिम बंगाल में अगर आप की सरकार तीसरी बार आती है तो आप कहते हो जनता ने जिता दिया आपको। हाँ। और जब केंद्र में किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की सरकार दूसरी बार आती है तो आप जनता को मूर्ख कहना चाहते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है विचारों में, ये नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज ये है शिल्पा जी कि मैं बहुत अपने जो जितने मित्र हैं उनसे बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि टीवी डिबेट खराब ना किया करें। जो विषय रखा जाए कम से कम उस पर 30-35% तो बोला करें। ऐसा लगता है कि टेलीविजन चैनल केवल बीजी अपने बना के बैठे रहते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी वही बातें जो कल भी उन्होंने कही होंगी, विषय कोई भी हो, घुमा फिरा के वही कहते रहते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए चुनाव से पहले कोई ऐसा बयान दिया हो। ठीक है सर। और
सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैंने पहले कहा, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस के अपने मित्र से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो संत परंपरा, भारतीय परंपरा है कि निंदक नियरे राखिए। भाई, उस परंपरा के तहत आपकी अगर कोई निंदा कर रहा है तो आत्मावलोकन अपने आत्मा में अंतर मंथन करना क्या बुराई है? उसके हिसाब से फिर आगे एक्शन लिया जाना सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अरविंद जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी को आप किस तरह से देख रहे हैं कि सत्ता की बहुत जरूरी है? देखिए, और आपके लिए कितनी खुशी की बात? देखिए, प्रशांत किशोर के भविष्यवाणी पर मैं वही टिप्पणी करूंगा जिससे मैंने इस डिबेट का आरंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये और भी विनम्रता और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। प्रशांत किशोर ने हमारी प्रशंसा की है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन अपेक्षाओं पे हम खड़े रहें और भी जनता की बढ़िया से सेवा करें, अपने संगठन को और भी मजबूत करें और जनता से और भी ज्यादा जुड़कर काम करें। हमारे लिए आनंदित होकर बैठ जाने का वक्त नहीं है, हमको और तन्मयता से काम करने का समय है। हम प्रेरित होकर और भी काम करेंगे। ठीक है, सैफ खान, आपका फाइनल कमेंट। क्या प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद विपक्ष हतोत्साहित होता हुआ या फिर आत्ममंथन के साथ आप वापसी करेंगे? सैफ खान, फाइनल कमेंट सर। 40% बेरोजगारी है, कहेंगे ये और क्या बर्बादी कर सकते हैं? मुझे बताइए, 650 किसान सड़क के ऊपर जो है वो मर चुका है, और क्या बर्बादी करेंगे? और जो है, अरे इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपतियों के हाथ पे बिकी हुई पार्टी है साहब। ये प्रोग्रेस की क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय का है नहीं। नीरज राय, आपका फाइनल कमेंट। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को आप किस तरह से देख रहे हैं? पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथों में। ठीक है, सैफ खान, अरविंद जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, फाइनल कमेंट लेने दीजिए। नीरज राय जी, आपके पास आते हुए जल्दी से सर। देखिए, मैं उस पर यही बोलना चाहूंगा कि बंगाल से खेला की शुरुआत हो चुकी है और पूरे बंगाल से खेला की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में 2024 में खेला दीदी करेंगी। मोदी जी हटेंगे, दीदी आएंगी। यह खेला की शुरुआत और खेला का अंत 2024 है। ठीक है, रवि पाराशर जी, फाइनल कमेंट्स आपका। देखिए जी, इस तरह की जो टिप्पणियां होती हैं उनको बहुत गंभीरता से मुझे लगता है जिनके प्रति वो टिप्पणियां हैं लेना चाहिए, और उस समय तो बिल्कुल लेना चाहिए जब आपकी स्थिति इतनी मजबूत होते हुए भी इतनी कमजोर हो जाए, तो कोई ना कोई कारण तो होगा और बड़ा ठोस कारण होगा। और देखिए, लोकतंत्र में तंत्र जितना महत्वपूर्ण है, तंत्र को बनाने वाला लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत कहिए कि कोई धोखा किसी ने दे दिया, कोई वादा ऐसा कर दिया तो जीत गया, ऐसा नहीं होता है। और प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल टिप्पणीकार, पॉलिटिकल रणनीतिकार अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कांग्रेस में शिल्पा जी, आपकी आवाज में आवाज मिलाऊंगा। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि मजबूत लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन आप अंतर्मंथन करेंगे नहीं। आप 2019 के बाद इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद 2-3 साल तक अध्यक्ष आपका कोई होगा नहीं। तो ये सब चीजें आप खुद भी देखिए। ठीक है, जाते जाते मेरे पास समय की कमी है। सैफ खान, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगी। राहुल गांधी कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाएंगे इस रणनीति के साथ? में जो है जीते हैं और अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी रही हैं, उसी टेन्योर में हम ये सरकारें भी जीते हैं और जनता ने भरोसा वो किया है। तो ये जो डायलॉग रख रखा है कि अध्यक्ष नहीं है, किसने कहा अध्यक्ष नहीं है आपसे? पहले तो मैं, सोनिया गांधी जी है अध्यक्ष जो है, आप मुझे बताइए, आपका जो गलत फहमी है या गलत जो आप ये भ्रम फैलाते हैं जनता के सामने, उसको सबसे पहले करेक्ट कर लीजिए, रेक्टिफाई। ठीक है, भ्रम में कौन है कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही कि प्रशांत किशोर यानी कि पीके की भविष्यवाणी में कितना है दम? ये बीजेपी की मजबूती है या विपक्ष की कमजोर रणनीति कि जनता के मन को समझ नहीं पा रही है, जिस पर विपक्षियों को बैठकर सोचने की, आत्ममंथन करने की सख्त आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें